हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज बात करेंगे हम बिहार के बजट के ऊपर, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। और यहाँ से डायनेमिक क्वेश्चन आपके बनते हैं और बनते ही बनते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में। तो एक बारी देखिए, इसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि केवल फैक्ट देखना 2023-24 से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम एक समझ विकसित करेंगे कि बजट होता क्या है ना। संविधान में इसकी जो स्थिति है वो क्या है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो डेफ़िसिट है ना, बजट डेफ़िसिट है, उसमें कई प्रकार की डेफ़िसिट होती हैं। फ़िनांस डेफ़िसिट होता है, रेवेन्यू डेफ़िसिट होता है, प्राइमरी डेफ़िसिट होता है ना। तो वो फ़िस्कल डेफ़िसिट होता है। ये सारे डेफ़िसिट हैं क्या, ठीक है। फिर ये रेवेन्यू क्या है, इन सारे टॉपिक्स को पहले समझेंगे। उसके बाद जब एक समझ विकसित होती है फिर हम आएंगे फैक्ट पे। अदरवाइज़ हम फैक्ट बता देंगे, आप रट लेंगे, भूल जाएगा, है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आप बजट का जो स्थिति है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने कहाँ पे इसका चर्चा है वो देख लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें बजट, ठीक है, तो बजट नाम का कोई वर्ड संविधान में एडेड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले और एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि संविधान में कोई ऐसा वर्ड नहीं है। एक्चुअल में इसका नाम फिनंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका नाम क्या है? फिनंशियल स्टेटमेंट के नाम से ये संविधान में आर्टिकल 12 में मेंशन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन बनता है कि बजट शब्द संविधान में लिखित है या नहीं, तो ऐसे आपके ऑप्शन क्रिएट किए जाएंगे, तो उन्हें आप करेक्ट कीजिएगा कि नहीं। तो फिनंशियल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज़ आपने देख ली। अब इसमें देखिए, जैसे होता है ना कि फिनंशियल ईयर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फिनंशियल ईयर, है ना। तो इसमें 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच का जो मंथ है, ठीक है, उसको हम एक फिनंशियल ईयर काउंट करते हैं। ऐसा नहीं है जनवरी से लेके दिसंबर तक का, ऐसा कोई सीन नहीं है ना। तो ये है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसको अपने भारत का फिनंशियल ईयर कहते हैं, ठीक है। चलिए, और देखिए हमने यहाँ से बात किया था ना, बजट को एनुअल फिनंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब समझते हैं बजट घाटा क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक्स इसमें हम समझने की बात की तो समझते हैं उसको। तो अगर बजटीय घाटा की बात करें तो यह उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 रुपये हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास कुछ महीने में 50 रुपये होने की एक आसक्ति होती है ना, एक, हाँ ठीक है, आशा है इतना हो जाएगा। लेकिन हमने उस साल, ठीक है, 50 रुपये से अधिक खर्च किए। मान लीजिए हमने 70 रुपये का खर्च कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो 20 रुपये का अतिरिक्त खर्च है, ठीक है, ये क्या है? यही बजटीय घाटा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो व्यय है, यहाँ पे जो आपने 70 रुपया व्यय किया, ठीक है, वो आय से अधिक है। जो हमने बात की थी 50 रुपया हो या फिर कहीं से आने की संभावना हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, अगर उससे अधिक हमने खर्च कर दिया तो हो जाता है बजटीय घाटा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ तो आपको समझ में आई। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और लिखा है, हालांकि यह ज़्यादातर सरकारों के लिए उपयोग किया जाता है, यह मोटे तौर पर व्यक्तियों और व्यवसाय पर लागू किया जा सकता है, ठीक है, मोटे तौर पे। अब यहाँ पे हम समझेंगे घाटा के प्रकार। बजट घाटा में जो टाइप्स हैं उसके प्रकार देखिए यहाँ पे कितने हैं। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा। अब इनको हम डिफाइन करेंगे, वन बाय वन समझते चलेंगे। राजकोषीय घाटा को हम बड़े स्तर पे, यानी इसको इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, इसको बड़े स्तर पे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। राजस्व घाटा जैसे रिवेन्यू जो रिसीव होता है और जो रिवेन्यू डेफिसिट होता है, स्पेशली जैसे इनकम वगैरह से रिलेटेड, तो उसको ऐड करते हैं रिवेन्यू डेफिसिट में, ठीक है। जहाँ से हमारा किसी भी प्रकार का क्या बोलते हैं एसेट तैयार नहीं होता है, ठीक है। अभी इसको हम समझेंगे, प्राथमिक घाटा भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले राजकोषीय घाटा का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, उसको पढ़िए जिससे समझ में आएगा। देखिए इसमें अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कुल व्यय में से, ठीक है, जो उधार लिया गया उसको घटाकर, ठीक है, उधारी को छोड़कर जो कुल प्राप्तियां हैं अगर हम उसको घटा दें, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया, जैसे कुल एक्सपेंडिचर जितना भी हुआ, ठीक है, जितना भी आपने व्यय किया, ठीक है, जितना आय था
ठीक है, और जितना व्यय है, समझिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल व्यय की बात की जा रही है, यानी कि जो कुल व्यय है, टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें से हम क्या करें, उधारी को छोड़ दें। जैसे मान लीजिए हमने किसी देश के साथ उधार लिया है, किसी देश को, ठीक है, या फिर किसी देश को उधार दिया है, ठीक है। तो उधारी को छोड़कर जो कुल प्राप्तियां हैं, ठीक है, अगर उसको घटा देते हैं तो वो राजकोषीय घाटा कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, आय है, ठीक है, इसको हम डाटा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये 50 रुपया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आय है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें व्यय की, व्यय हो गया हमारा 70 रुपया, ठीक है, समझिएगा इसको। व्यय हो गया हमारा 70 रुपया, ठीक है, व्यय हमारा 70 रुपया हो गया। ये क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल व्यय है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसी के दौरान मान लीजिए इस 50 रुपया को हमने जुटाने में क्या किया है कि हमने कुछ उधार लिया है, ठीक है, कुछ उधार लिया है, ठीक है। क्या करने के लिए, ये जो व्यय है इसको बैलेंस करने के लिए कि हाँ हमारे पास इतना खर्च उपस्थित हो जाए, ठीक है। तो जो पैसे हम उधार लेते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है, हमारा राजकोषीय घाटा। जैसे मान लीजिए यहाँ 50 रुपया है, अब हम इसमें 20 रुपये का उधार लेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बताइए, ये जो व्यय है बैलेंस होगा। लेकिन अगर यही जो उधार हमने लिया है इसको घटा देंगे इसमें से, क्योंकि इस पे तो हमारा कोई एसेट क्रिएट हो नहीं रहा है ना, जो उधारी है, ठीक है, उस पे तो कोई हमारा आय क्रिएट हो नहीं रहा है ना। तो उसको जब हम घटा देते हैं तो हमारा असल में राजकोषीय घाटा पता चल जाता है, ठीक है। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो व्यवहारिक भाषा में एक चीज़ और याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आप एक इंसान हैं, आपने कर्ज लिया है, कितने का, 10 रुपये का। 10 रुपये का कर्ज क्यों लिया, क्योंकि आपके पास 20 रुपये थे, ठीक है, और आपको क्या करना था, 30 रुपये का कोई चीज़ खरीदना था, ठीक है। 30 रुपये का कोई चीज़ खरीदना था, जो आपने 10 रुपया लिया है, अगर इसको अपने आय में दिखाएंगे, ठीक है, तो फिर तो ये घाटा कहलाएगा ही नहीं, घाटा होगा नहीं। 30 रुपये का आय और 30 रुपये का व्यय, बैलेंस हो गया, तो राजकोषीय घाटा हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो 10 रुपये आपने उधार लिया है, ठीक है, क्या करने के लिए, इस 30 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए, तो यही है आपका राजकोषीय घाटा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है, राजस्व घाटा, ठीक है। राजस्व घाटा क्या होता है, जैसे कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। अब राजस्व व्यय क्या होता है और राजस्व प्राप्तियां क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मान लीजिए जो भी टैक्सेस से पैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, है ना, तो आपके ऊपर एक इनकम टैक्स लगता होगा, है ना। आपके परिवार वाले या फिर कोई भी व्यक्ति जो इनकम टैक्स देता है ना, तो वो क्या है, एक प्रकार से रिवेन्यू है सरकार का, ठीक है, सॉरी मैं गलत जगह ट्रिक कर रहा हूँ, वो एक प्रकार से रिवेन्यू है, ठीक है, वो क्या है, एक प्रकार से राजस्व है सरकार के लिए, ठीक है, क्योंकि उस पे सरकार को मतलब किसी भी प्रकार का खर्च नहीं करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं, आपकी सैलरी मोर देन 10 लाख है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको क्या करना होता है, टैक्स देना होता है ना। तो वो जो टैक्स वाला पैसा है, टैक्स तो सरकार ले रही है, लेकिन आपके जो कार्य है उसमें सरकार किसी भी प्रकार का खर्च नहीं कर रही है। तो वो जो टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है उसको हम रिवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब किसी कोई फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है, और कोई प्राइवेट फैक्ट्री है, तो उस पर क्या होता है, कारपोरेट टैक्स लगता है ना, और उसमें सरकार ने कोई भी प्रकार का खर्च अपना नहीं किया है, फिर भी वो टैक्स ले रहा है ना, तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, उसको राजस्व प्राप्तियां बोलते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए जितना भी रिवेन्यू रिसिप्ट हुआ, जितना भी राजस्व प्राप्त हुआ, ठीक है, अब हम जो, ये तो आपने रिवेन्यू रिसिप्ट समझ ली, जो राजस्व प्राप्तियां हैं समझ लिया आपने, टैक्स, इनकॉर्पोरेट टैक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिवेन्यू में क्या करती हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं, है ना, कि राजस्व में अपनी भूमिका निभाती हैं। लेकिन अब होता ये हुआ है कि राजस्व व्यय क्या है, राजस्व व्यय समझेंगे तभी आपको राजस्व घाटा पता चलेगा। तो राजस्व व्यय ये होता है, जैसे मान लीजिए आप मतलब, ठीक है, सरकार में जो भी एम्प्लॉई हैं, ठीक है, सरकारी अधिकारी हैं, वो जो भी सर्विस दे रहे हैं उनकी इनकम पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं, है ना, तो वो होता है राजस्व व्यय,
ठीक है। और या फिर वो खर्च जिस पे सरकार को कुछ भी रिसीव ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 50 रुपया खर्च किया सरकार ने, लेकिन वहाँ से उसको वापस एक भी रुपया आने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, राजस्व व्यय कहलाएगा, ठीक है। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर हम टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, ठीक है, और उसमें से जो रिवेन्यू रिसिप्ट हुआ, कुल राजस्व प्राप्तियों को अगर हम घटाएं, उसके बाद जो डाटा बचता है, जो वैल्यू बचती है, उसको हम राजस्व घाटा कहते हैं। चलिए इसको एक बार और समझते हैं, ठीक है। कुल राजस्व व्यय, मान लीजिए इनकम टैक्स पे, सॉरी इनकम टैक्स पे नहीं, इनकम पे सरकार ने अपने अंदर, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में, है ना, या फिर शिक्षा डिपार्टमेंट में, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, 40 लाख का सैलरी पे किया, ठीक है। तो कुल राजस्व व्यय कितना हुआ, 40 लाख। कुल राजस्व प्राप्तियां की, ठीक है, मान लीजिए सरकार ने 30 लाख रुपए केवल इनकम टैक्स से, कारपोरेट टैक्स से, या फिर कहीं से भी केवल 30 लाख रुपए रिसीव किए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कुल राजस्व व्यय 40 लाख है, कुल राजस्व प्राप्तियां केवल 30 लाख है। अब इसका डिफरेंस जो 10 लाख है ना, यही क्या कहलाएगा, राजस्व घाटा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिवेन्यू डेफिसिट। चलिए आगे देखते हैं हम, प्राइमरी डेफिसिट ये क्या होता है। प्राथमिक घाटा क्या होता है, जैसे जो राजकोषीय घाटा था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस जो ऋण लिया जाता है, ऋण की प्राप्तियां, जैसे आपने टोटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने के लिए आपने किसी से उधार लिया, ठीक है, वही क्या लाता था, क्या, राजकोषीय घाटा, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। अब उसमें से आप क्या करेंगे, जो ब्याज भुगतान किया जाता है, ठीक है, उसको घटा देंगे, ठीक है। तो आपका प्राथमिक घाटा पता चल जाएगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा में से ब्याज का जो भुगतान किया जाता है उसको आप निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने बात किया था जो आपने ऋण ले रखा है, ठीक है, जैसे आपने टोटल एक्सपेंडिचर को, जैसे मान लीजिए 30 रुपये की सामान खरीदनी थी, 20 रुपये आपके पास था, 10 रुपये आपने जो उधार लिया था वो आपका राजकोषीय घाटा हो गया था, ठीक है। अब जो 10 रुपये का आपने उधार लिया है, ठीक है, उस पर जो आप इंटरेस्ट देते हैं, मान लीजिए आप 1% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब टोटल 10 रुपये में से 10 रुपये का 1% घटा देंगे तो वो हो जाएगा प्राथमिक घाटा, ठीक है। 10 रुपये का 1% घटा देंगे, ठीक है, तो आपका मिल जाएगा क्या, प्राथमिक घाटा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक घाटा क्या होता है, ठीक है। हमने बेसिक समझ लिया। अब चलिए आते हैं बजट पे। तो बिहार का बजट है तो उसे समझिए। देखिए यहाँ पे राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात हो जा रही है, ठीक है। ये स्टेट की जीडीपी है जिसको हम बोलते हैं जीएसडीपी। तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो कितना है, बिहार की बात करें तो 7,45,310 करोड़, ठीक है। टोटल जीएसडीपी बिहार का कितना है, 7,45,310 करोड़ रुपए, ठीक है। अब जीडीपी भी समझ लीजिए, जीडीपी होता क्या है अगर हम बात करें भारत के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मोटा मोटी भारत का नक्शा आप देख लीजिए, ठीक है। ये केवल रफ टफ इमेज है, ऐसा आप आहत मत होइए, है ना। ये रफ टफ भारत है, ठीक है। अब जीडीपी क्या होता है, यहाँ पे कोई भी कंपनी या फिर भारत, है ना, कोई कहीं से भी कोई कंपनी आके उत्पादित कर रही है एमबीसी को छोड़ के, ठीक है, तो वो भारत की जीडीपी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी वस्तु, ठीक है, उसका जो फाइनल वैल्यू होता है वो जीडीपी कहलाता है। वैसे ही बिहार स्टेट में, ठीक है, कोई भी कंपनी आके लगी, कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ पे कुछ भी बिहार में उत्पादित कर रहा है, यानी कि इस बिहार में, तो वहाँ की जीएसडीपी कहलाती है। तो वो कितनी है, 7,45,310 करोड़ रुपए है, ठीक है। अगर कुल व्यय की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितना है, यहाँ पे देखिए 2,37,691.19 करोड़ रुपए, ठीक है। बिहार बजट में ये टोटल एक्सपेंडिचर अनाउंस हुआ था, ठीक है। कितना, 2,37,691.19 करोड़ रुपए, ठीक है। राजस्व रिवेन्यू जो है कितना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अभी हम देख रहे थे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, तो रिवेन्यू डिफिसिट निकल के आ रहा था। तो यहाँ पे राजस्व व्यय की बात करें केवल, तो कितना खर्च करता है, जैसे अपने पुलिस की डिपार्टमेंट के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, रोड के ऊपर कितना बिहार सरकार खर्च करती है। सॉरी, रोड के ऊपर तो कुछ रिसीव भी हो जाता है, लेकिन वो खर्च जहाँ से बिहार सरकार को कोई भी एसेट नहीं मिलता, ठीक है।
तो वो है 1,91,956 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 1,91,956.67 करोड़ रुपए पे बिहार सरकार को कोई भी एसेट प्राप्त नहीं होता, ये खर्च होता है। ठीक है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये। अब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे हमने रोड की बात करी, पुल की बात करी, है ना, कोई ऐसा सेक्टर जैसे मान लीजिए कोई पीएसयू लगाया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, होता है ना, कोई स्टेट कुछ उत्पादित कर रहा है गवर्नमेंट के मतलब स्टेट गवर्नमेंट के नाम से, तो उसमें जो खर्च होती हैं, तो उसमें कितना खर्च किया 2022 वाले बजट में? 45,734.52 करोड़ रुपए। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वही एक्सपेंडिचर होता है जिसमें अगर हम जैसे मान लीजिए हमने कोई कंपनी लगाई, उसमें पैसे लगाए, तो वहाँ से हमें रिसीव होगा कुछ ना कुछ, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, या फिर पूंजीगत व्यय बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुल प्राप्तियों की बात करें, टोटल रिसिप्ट, यानी कि टोटल की बात हो रही है। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे टोटल रिसिप्ट है, तो टोटल रिसिप्ट कितना हुआ है? 2,37,891.94 करोड़ रुपए। ठीक है, 2,97,891.94 करोड़ रुपए टोटल रिसिप्ट है किसके? बिहार सरकार के। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे अब बात की जा रही है रिवेन्यू रिसिप्ट की। देखिए अभी हमने देखा टोटल रिसिप्ट की, अब देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट की बात हो रही है, तो कितना रहा है? 1,96,704.51 करोड़ रुपए। अब ये रिवेन्यू रिसिप्ट हमने बात की थी कि कोई इनकम के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है ना, या फिर कोई कारपोरेट है, प्राइवेट एंटिटी है, वहाँ से जो टैक्स लिया जा रहा है ना, किसी भी प्रकार का टैक्स जहाँ पे सरकार की मतलब कोई खर्च नहीं हो रहा है फिर भी पैसे आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। तो ये है 1,96,704.51 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट की बात हो रही है, जो हमने बात किया कि सरकार के नाम से फैक्ट्री लगी है, सरकार के नाम से पुल बना है, तो उस पर टोल टैक्स वगैरह जो कुछ भी लग रहा है ना, तो वहाँ से जो रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है, उसके वहाँ से जो प्राप्त हो रहा है वो है 41,187.43 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिवेन्यू सरप्लस की बात हो रही है। ठीक है, रिवेन्यू सरप्लस क्या होता है? राजस्व बचत। जैसे मान लीजिए रिवेन्यू जो डेफिसिट है और जो रिवेन्यू डेफिसिट नहीं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, राजस्व व्यय, और रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ। अब देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास रिवेन्यू रिसिप्ट 50 रुपये का हो गया, ठीक है, और हमने केवल 40 रुपये खर्च किए, तो हमारा जो 10 रुपये का अतिरिक्त जो बच रहा है इसको बोलेंगे हम क्या? रिवेन्यू सरप्लस। यानी कि 4,747.84 करोड़ रुपए का रिवेन्यू सरप्लस है किसके पास? बिहार सरकार के पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या? राजकोषीय फिस्कल डेफिसिट के बारे में, जो हमने पहले समझा था फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। ठीक है, तो क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर में से उस पैसे को घटाया जा रहा था जो उधार लेके हम उस टोटल एक्सपेंडिचर को कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस लिया गया उधारी का रेट, जहां से हमें किसी भी प्रकार का एसेट प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो वो हो गया कितना? 85,855.14 करोड़ रुपए। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट भी आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं राजकोषीय घाटा, जो हमने फिस्कल डेफिसिट का देखें। ठीक है, जीएसडीपी का कितना है, वो तो हो गया नॉर्मल डाटा, लेकिन अगर जो हमारा जीएसडीपी है बिहार का, ठीक है, उसका कितना प्रतिशत है? तो 3.47% है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, किसका? जीएसडीपी का। ठीक है, अब जीएसडीपी आपका कितना था? यहाँ पे जीएसडीपी का डाटा आपने देखा था 7,45,310 करोड़ रुपए। अब इसका 3.46% क्या है? 3.47% है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? राज्य के अपने राजस्व कितने हैं? 47,522.62 करोड़ रुपए। ठीक है, जो स्टेट का अपना खुद का रिवेन्यू है वो कितना है? 47,522.62 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद बात कीजिए राज्य के कर राजस्व। जैसे अब यहाँ पे इंडिविजुअल सेक्शन को देखा जा रहा है, टैक्स रिवेन्यू की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने बोला था ना टैक्स को मतलब ऐड किया जाता है किसमें? रिवेन्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे केवल टैक्स यानी कि केवल रिवेन्यू मतलब जो रिवेन्यू आ रहा है टैक्स से, उसकी बात की जा रही है, वो है 41,387 करोड़ रुपए, है ना, बहुत अधिक है। अब इसमें देखिए कितना ही बच रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर आप मोटा मोटी देखें तो कितना बच रहा है? 6 लाख, है ना, 6 लाख कुछ सौ, है ना, 6 लाख आई थिंक आपका कितना है? मतलब 120 समथिंग, है ना,
तो 6,120 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो रिवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है, मतलब जहाँ पे सरकार को खर्च किए बगैर मिल रहा है ना। राज्य के गैर कर राजस्व, यहाँ पे देखिए 6,00,000, यहाँ पे लिखा हुआ है 6,135.62 करोड़ रुपए क्या है, मतलब राज्य के गैर कर राजस्व। ठीक है, जैसे हमने बात किया था, टैक्स से कुछ पैसे आते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट में, है ना, और कुछ पैसे वहाँ से भी आते हैं जहाँ पे सरकार इन्वेस्ट नहीं करती, अपने पैसे खर्च नहीं करती। ठीक है, और ऐसे एक दो सेक्टर का नाम आप बताइएगा कहाँ से आते हैं टैक्स के अलावा। अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर केंद्र सरकार से जो प्राप्त राजस्व है उसकी बात करें तो बिहार को प्राप्त हुआ कितना, 1,49,181.89 करोड़ रुपए। ठीक है, 1,49,181.89 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने किसको दिया, बिहार सरकार को। ठीक है, केंद्र सरकार से प्राप्त करों में जो हिस्सा है वो बिहार का कितना है, जैसे केंद्र सरकार जितना कर वहाँ से टैक्स रिसीव करती है उसमें अगर बिहार की बात करें तो 91,180.60 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अगर बात करें तो कितना सहायता अनुदान मिला है बिहार को, 58,001.29 करोड़ रुपए का। ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या दिया है, अनुदान, ग्रांट दिया है किसको, बिहार को। ठीक है, यानी कि बहुत अधिक अमाउंट है ये, 58,001.29 करोड़ रुपए का ग्रांट बहुत अधिक है ना। अब पब्लिक डेप्ट में जो सरप्लस आया है, ठीक है, लोक ऋण अधिशेष क्या है बताइए। अब ये कितना है, 2,38,126.69 करोड़ रुपए का, यानी कि जीएसडीपी का 31.95%। ठीक है, लोक ऋण अधिशेष। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, कितना है जी, जो वहाँ का जीएसडीपी है उसका 31.95%। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। ये केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व हमने देख लिया था, जीएसडीपी का जो लोक ऋण अधिशेष था, और फिर केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता कितना था वो भी देख लिया हमने। तो ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर सेशन आपको पसंद आए, है ना, चीज़ें समझ में आती हैं तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ये आपकी जिम्मेदारी है ना। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले सेशन में, सेम मोटिवेशन, सेम जोश, सेम जुनून और सेम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।